नमस्कार बिहार, मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं एट होम शो पे। आज हमारे शो पे मौजूद हैं बिहार प्रदेश ईबीसी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर शशि भूषण पंडित जी। शशि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। सर, आज आप हमारे शो पे पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप ईबीसी कमेटी के प्रेसिडेंट हैं हमारे स्टेट के, तो मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। हमारे बिहार के जो कुल आबादी है उसके 38% जो है अति पिछड़ा वर्ग भागीदारी रखती है, तो जिसमें 113 अलग अलग जातियां शामिल हैं। तो जो इतनी बड़ी जो आबादी है हमारे बिहार में, इसमें कांग्रेस पार्टी का किस हद तक योगदान है इस कमेटी के लिए? देखिए, बिहार के संदर्भ में चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जो है ईबीसी नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है। जी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जो है ओबीसी हो जाते हैं। जी लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा जी और इस जरूरत को समझा, जी और कांग्रेस पार्टी के तहत जो है सिर्फ एकमात्र राज्य बिहार है जहाँ पे अति पिछड़ा विभाग, अति पिछड़ा कांग्रेस का जो है गठन किया। तो कांग्रेस अति पिछड़ा के जो दर्द है, अति पिछड़ा के जो सवाल है, उसको बहुत बढ़िया से, बहुत सारगर्भिता से समझा है। जी और आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि इस साल के शुरुआत से, जब से राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके जब से प्रयास शुरू किया, जी हम लोग आज तक जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो है बिहार में 7 करवा चुके हैं अलग अलग समयों पे। और उस संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जो प्रमुख केंद्रक रहे हैं वो अति पिछड़ा समाज रहा है। जी अति पिछड़ा समाज के मुद्दे पे जो है उन्होंने सम्मेलन आयोजित किया है। 7 अप्रैल 2025 को जी हमारे जाति के अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जो 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे जी देवरिया जिला में, उनके याद में, बुद्धू नूनिया जी के याद में संविधान सम्मेलन जो है हमने पटना में आयोजित किया। और उसका मुख्य थीम जो था हमारे समाज के, हमारे जाति के अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी रहे, बुद्धू नूनिया जी रहे। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे सम्मेलन हुए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन बिहार में, उसका थीम जो है अति पिछड़ा रहा। तो अति पिछड़ा के बारे में, अति पिछड़ा प्रश्न को बहुत बढ़िया मजबूती से बिहार में राहुल गांधी जी ने, जो हमारे देश के न्याय योद्धा हैं, उन्होंने जो है एक प्रियम्बल सेट किया। क्योंकि 20 सालों से ये जो सरकार यहाँ चल रही है, वो सरकार जो है अति पिछड़ा के नाम पे चल रही है। और अति पिछड़ा जो है इतनी बड़ी राजनीतिक फोर्स है कि जिसके साथ अति पिछड़ा खड़ा होता है, चाहे वो लालू का रेजिम हो, चाहे वो नीतीश जी का रेजिम हो, उनकी सरकार बनती है। बिल्कुल। और अति पिछड़ा को के साथ में रोज जो है अत्याचार और अन्याय हो रहा है। और ये 20 साल से जो है सरकार जो है अति पिछड़ा के सपोर्ट से चल रही है बिहार में। और अति पिछड़ा के ऊपर यदि जब अत्याचार होता है तो ये सरकार चुप रहती है। उदाहरण के लिए मार्च महीना में, इसी साल 2025 में मार्च महीना में, एक नाई जाति के व्यक्ति को भूमिहार जाति के लोगों ने गोलियों से भूंज दिया। और जब पुलिस को ये खबर मिली, और नालंदा जिला के थे संयोग से, अच्छा, जब पुलिस को खबर मिली कि उनको गोली से मारा गया है, तो जब पुलिस उनके घर पहुंची बॉडी को लेने के लिए, तो उनका बेटा कहा पुलिस को कि नहीं, मेरे पिताजी जो है छत से गिर करके वो डेथ हो गए हैं। वो बुजुर्ग 70 साल के थे। वो कर्मकांड जो नई जाति के लोग कराते हैं जाकर के विभिन्न अवसरों पे, उनको नहीं पहुंच पाने के वजह से जुर्म में उन लोगों ने उनको गोली से भूंज दिया। और परिवार को इतना डरा दिया कि परिवार के लोग जो है
कहने लगे कि नहीं, जब पुलिस पहुंची उनके घर तो कहे कि से नहीं, मेरे पिताजी को जो है छत से गिर के मर गए हैं। और तब जो है पुलिस ने शिनाख्त किया बॉडी को, तो उसमें उनके शरीर में 7 गोलियां लगी थी। अच्छा। और नीतीश जी को कोई खबर नहीं है। तो इस तरीके के रोज जो है जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं अति पिछड़ा के ऊपर। और नीतीश जी की सरकार पिछले 20 साल से जो है निर्बाध चल रही है। ईबीसी अति पिछड़ा का वोट भी वो ले रही है। लेकिन अति पिछड़ा के ऊपर जब अत्याचार होता है, ये बहुत प्रमुख मांग रही है हम लोगों की कि अति पिछड़ा अपराध निवारण कानून जो है ये सरकार लेके आए, बनाए, लेकिन आज तक नहीं बना। तो इसीलिए इन सब दर्दों को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रमुखता से इस सवाल को लिया है। और आज आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन की पार्टी नहीं रही है, नहीं माना जाना जाता है, लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन की पार्टी के रूप में पहचानी जा रही है, चाहे वो अपराध के सवाल पे हो। आपने को जानकारी के लिए मैं बताऊं कि भोजपुर जिला में एक कुम्हार जाति की 20 साल की ज्योति के साथ में बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या हुई। उस सवाल पे भी जो है हमने जाकर के कांग्रेस पार्टी के बैनर से हमने प्रदर्शन किया और पुलिस को जो है और वहाँ के जो लोकल जो सामंती ताकतें हैं उनके चैलेंज किया हम लोगों ने कि यदि आप नहीं इनको दोषियों को यदि सजा दिलाओगे तो हम जनता मिल करके उस दोषियों की सजा के लिए हम लोग काम करेंगे। और आज देखिए कि 3 महीना से ज़्यादा हो गए, आज तक जो है जो दोषी पकड़े गए हैं जिनके नाम हैं, आज तक उनको बेल नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला है। तो वो राजनीतिक एक दबाव के चलते उनके ऊपर ये प्रभाव है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुजफ्फरपुर में जो है बच्ची के बलात्कार के घटना को आपने देखा, अस्पताल में वो बच्ची को लाया गया लेकिन उसके इलाज नहीं हो रहे थे। उस पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर शोर से दमखम के साथ में उस अन्याय के खिलाफ में लड़ा। वो दलित परिवार की बच्ची थी। तो कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं अभी जो है वोट चोरी के सवाल पे कांग्रेस पार्टी सड़क पे है। तो इस तरीके के जितने भी जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के मुद्दे हैं उन सब मुद्दे पे भाई जो एसआईआर हो रहा है बिहार में उसका जो है प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं बिहार में, जो लैंडलेस है वो कौन है, जिनके पास लैंड की कागज नहीं है, जो लैंड के कागज मांगा जा रहा है, किसके पास, कौन है वो? गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं गरीब लोग हैं। तो कौन है? वो अति पिछड़ा है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार की पूरी यात्रा की कि हम वोट जो है छीनने नहीं देंगे। वोट हमारा लोकतंत्र का जो है एक स्तंभ है जिसमें लोग आस्था रखते हैं, लोग वोट करते हैं जाकर के, और उसी को आप से वंचित कर देना चाहती है ये मनुवादी सरकार। नहीं चाहती है कि ये लोग वोट करें, कुछ खास लोगों के लिए जो है वोट को सीमित कर देना चाहता है। और यही मनुवाद है। मनुवाद जो है चाहता है कि जो कुम्हार है तो वो मिट्टी का काम करे, जो कहार है वो पानी भरने का काम करे, जो नाई है वो जो है खाली दाढ़ी हजामत बनाए, उसको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको जो है मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, उसको दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये धारा एक काम कर रही है इस देश में कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति संविधान के बदले जो है स्थापित कर दी जाए। और एक जो धारा है दूसरी, जो जिसके प्रतिनिधि कांग्रेस है और हम सब लोग हैं, हम चाहते हैं कि इस देश पे संविधान का राज हो और संविधान हमको हक देता है, हमको राइट्स देता है। तो ये प्रश्न है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है कि ये देश मनुस्मृति के आइडिया से नहीं चलेगा। ये देश हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना दिया है देश को, उसके आइडिया पर ये देश चलेगा। और उस आइडिया पे जो है सबका अधिकार बराबर है, 1 सिटीजन 1 वोट का जो अधिकार है वो रहना चाहिए। लेकिन ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि जो है गरीब लोग जो है वोट का प्रयोग कर सके। तो इसी की लड़ाई है, हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही कांग्रेस की पहचान है। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हर चीज की राइट देती है और आज कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में काफी हद तक सहायता मिल रही है। तो मैं एक नाम आपने बीच में लिया सर, श्री राहुल गांधी जी का।
तो उनके द्वारा अभी वोट चोरी का जो मुद्दा है देश में बहुत बड़े पैमाने पे सामने आया है, और उनको लेकर के बिहार के गांधी मैदान में भी एक रैली निकाली गई थी जागरूकता को लेकर के कि आप जाने अपने वोट का अधिकार क्या है आपका। तो ऑपोजिशन पार्टी का भी कहना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है बिहार इलेक्शन को लेकर के, राहुल गांधी जी ऐसा कर रहे हैं। और फिर जब इलेक्शन कमेटी से जब फुटेज मांगे गए सीसीटीवी के, तो ये कहा गया कि ये प्राइवेसी का मैटर है, हम इसे साझा नहीं कर सकते पब्लिकली। सर क्या है ये मैटर, कैसे एक्सपोज किया गया इन सब चीजों को? बहुत सिंपल है। सिंपली जो है हम लोग समझ सकते हैं कि जनवरी में वोटर लिस्ट जारी किया ये सरकार जी 2025 में, और ये हिंदुस्तान में गैर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये काम हुआ है। जो विशेष गहन जांच जो हुआ है, SIR जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है बात है। आज तक के पूरे इतिहास में हिंदुस्तान के 78-79 साल की आज़ादी हो गई, ये प्रोसेस कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसके पीछे जो है जो सोच है वो यही है कि उनको इस बात का डर है कि हम इस बार जो है सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं आने के कोई रास्ते निकाले जाए। तो जो न्याय पसंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लोग चाहते हैं इस बिहार में बदलाव, जिनको ठगा गया है, जिनके साथ छल हुआ है, उनको वोट देने से ही रोक दिया जाए। तो प्रोपगंडा उस बात का होगा ना कि किसी का नाम नहीं कटा। 65-66 लाख जो नाम चिन्हित हुए जी, जो आपके डेटा आपके सामने आया, वो किसका है, किसका डेटा है, जिन्होंने साक्ष्य नहीं दिया। और अब तो मैं कह रहा हूं कि 65-66 लाख जो नाम नंबर उन्होंने दिया, फिर उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में जो है आपको, मैं मानता हूं कि इनके टारगेट में जो है 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनको वो वोट से वंचित करना चाहते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय चाहते हैं, और जो सामाजिक न्याय चाहने वाले लोग हैं, यदि वो लोग वोट देंगे तो सामाजिक न्याय के पक्ष में जो खड़ा है उस पार्टी को वोट करेंगे। इसलिए उनको ही आप हटा दो, साइड कर दो, हैं तो साइड कर देंगे तो फिर हम जो दलाल लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वही सिर्फ वोट में रह जाएंगे, उनका नाम हट जाएगा, तो फिर हम सरकार में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये सरकार में आने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको वोट से में आने न दिया जाए। और यही मनुवाद है, यही मनुस्मृति कहता है कि आप उन लोगों को जिनका जातिगत पेशा है, उनका अधिकार जो है सीमित कीजिए, उनको आगे बढ़ने के या सोचने की जरूरत नहीं है। यही आपका देश की जो है हकीकत है कि कॉलोजियम इस देश में लागू है जी। जज कोई बनेगा तो ब्राह्मण का ही बेटा बनेगा। यदि कोई एनडीए में जाएगा तो आप इतिहास उठा कर देख लीजिए कि 2% से ज्यादा जो है अदर कास्ट नहीं जाता है, सिर्फ ब्राह्मण जाता है। तो ये मान लिया गया है कि इस देश की जो है सत्ता का बागडोर जो है सिर्फ ब्राह्मण ही गवर्न कर सकता है। ये मनुवादी सोच है, इसके खिलाफ जो है हमारी लड़ाई है। न्याय योद्धा हमारे राहुल गांधी जी की लड़ाई है। इसीलिए राहुल गांधी जी पार्लियामेंट और सड़क पे दोनों जगह वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। और आपने सुना होगा पार्लियामेंट में कि जब ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कहा तो उनके ऊपर जो है किस तरीके के जो है तुच्छ तरीके से टिप्पणी किए गए कि जिनकी जात का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जी की जो अदम इच्छा है, और उन्होंने ठान लिया है कि इस देश में लोगों के साथ में जो 90% जो लोग हैं, वंचित लोग, उनके साथ न्याय होकर रहेगा और न्याय दिलाएंगे हम। और उसके लिए वो सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपके सामने उसका उदाहरण है कि 2 महीना पहले इस तानाशाही सरकार, हिटलरी सरकार को मजबूरन जो है राहुल गांधी जी के जो आंदोलन है सड़क से लेकर संसद तक पे मजबूर होकर के उसको ये फैसला लेना पड़ा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन ये जाति जनगणना हमारे लिए एक सबक है। हम अभी चुप नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी चुप नहीं है, हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे आइडिया पे जो हमने तेलंगाना में करके दिखाया है,
कि 26% वहां पे रिजर्वेशन था। हमने सीधा उसको जनगणना करा करके जो फैक्ट हमारे सामने आए उसके आधार पे हमने 42% वहां पे हमने आरक्षण किया। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं जो सबके लिए न्याय संगत हो, सबको भागीदारी हो उसमें, वैसा वाला जो है जनगणना हो और सबको हिस्सेदारी मिले सत्ता में, व्यवस्था में, पूंजी में। है राहुल जी हमारे बोलते हैं, हमारे जो न्याय योद्धा हैं, कि आप 5 नाम बता दिए जो दलित समाज से, वंचित समाज से जो है किसी कंपनी का सीईओ हो, टॉप लेवल पे हो, एक भी नाम नहीं मिलेंगे। मीडिया के हाउस के जो मालिक है उसका नाम हमको बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। जो प्रचलित नामे हैं सब मनुवादी लोग जो है बैठे हुए हैं, सब वो 10% वाले लोग हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा कानूनन प्रावधान होना चाहिए। हमारे ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है बिहार में, तो उसका कारण है कि हमारे लिए कानून नहीं है। कानून बनना चाहिए। जैसे दलित समाज के लिए दलित एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरीके से हम जब आएंगे सरकार में, हम यहाँ पे सरकार में आएंगे तो हम लोग जो है अति पिछड़ा अपराध निवारण कानून भी हम लेके आएंगे। हमको लेके आना होगा, क्योंकि अति पिछड़ा के साथ में सबसे ज्यादा आज अपराध हो रहा है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो हम इन सब कंस्ट्रक्टिव जो है बदलाव के लड़ाई हमको लड़ना होगा, और वो लड़ाई हम जहां पे हमारी सरकार है हमने लड़ा है, हम तेलंगाना में करके दिखाया है हमने, और हम चाहते हैं कि ये पूरे देश में लागू हो। ये हमारी सोच है, हमारी पार्टी की, हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी की सोच है। और उसी के ये एक कड़ी था जब हम सिर्फ पटना में हमने नहीं किया, इसको हमने सासाराम से शुरू करके बिहार के मैक्सिमम जिला को कवर किया। हमने समापन 1 तारीख को जो है पटना में किया। हम पूरे यात्रा किए हैं बिहार में, राहुल जी खुद यात्रा किए हैं, लोग उसके साथ जुड़े हैं, लोगों को बताया गया है हर जगह कि ये आपको वोट छीनना चाहता है, ये मनुवादी लोग हैं, ये सरकार, आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो हम जागरण पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, लोग आए लड़ने के लिए और लोग लड़ रहे हैं। ये सवाल है। अच्छा सर, आपने राजनीतिक की जो बात की, तो मुझे जहां तक पता है इस बारे में कि किसी भी समुदाय और जाति का उत्थान करने के लिए उस समुदाय से व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता में होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का आश्वासन, क्योंकि हमारे बिहार में अति पिछड़ा जो वर्ग है उसके अंदर से बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि अपर लेवल पे या फिर संसद में आप देख पाएंगे, तो क्या ऐसा आश्वासन हमें मिलेगा आगे के लिए कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, सांसद तक वहां भवन में बैठे और हमारे विकास के कार्य में हिस्सेदारी बनाए? बहुत साफ है, और हमारे जो नेता हैं न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी, उनका साफ लाइन है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि हम गठबंधन के में हैं जी, तो हमें जितनी सीटें मिलेंगी, हम साफ आपको बताएं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी पार्टी सबके साथ न्याय करेगी, और जो अति पिछड़ा समाज है जिसकी एक बड़ी राजनीतिक फोर्स है बिहार की, उसको जो है हम अलग नहीं करने जा रहे हैं और अलग नहीं करेंगे। हमारी पार्टी जितनी उसकी संख्या है उसके हिसाब से जो अनुपात जो बनेगा टिकट में, हमारी पार्टी देने जा रही है और हम करने जा रहे हैं। और सर, एक शब्द का नाम आपने कई बार जिक्र किया, मनुस्मृति और मनुवादी। तो क्या मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा सर कि क्या ये जो मनुस्मृति और जो मनुवादी शब्द है, क्या ये हमारे धर्म से रिलेटेड है? और अगर धर्म से रिलेटेड है तो क्या आज के समय में भी धार्मिक मुद्दों को लेकर के हमें पिछड़ने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और किस तरीके से? देखिए, मोहन भागवत इस देश में जी, जो सांस्कृतिक संगठन का नेता अपने आप को कहता है, चाहे संरक्षक कहता है, वो जो है राम मंदिर के बनने के उपरांत वो बोलता है कि देश में जो है आजादी जो है अब आई है। अच्छा, हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि उसकी आरएसएस की जो अनुवांशिक इकाई, जो राजनीतिक पार्टी है भाजपा,
भाजपा इस देश की आजादी को मानती नहीं है। तो यदि आजादी को नहीं मानती है तो संविधान को भी नहीं मानती। इसीलिए मोहन भागवत ये बात कहता है कि धार्मिक आजादी, राम मंदिर बन जाना जो है मुस्लिम के जो प्रतीक था बाबरी मस्जिद, उसको ऊपर राम मंदिर बन जाना जो है, ये हिंदुस्तान की आजादी का उत्सव वर्ष है। ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि ये लोग धार्मिक जो संवैधानिक जो प्रावधान है सर्वधर्म समभाव का, उसको ये लोग नहीं मानते हैं। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का ये लोग दुस्वप्न देख रहे हैं कि ये हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, जबकि ये संविधान, हमारा देश का जो संविधान है उसके बरखिलाफ बात करता है। तो ये लोग संविधान को नहीं मानते लोग हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति के जो है वाहक हैं। और मनुस्मृति जो है नहीं चाहता है कि सबको अधिकार मिले। जो जिस कर्म को करने वाला है, जो हमको बनाया गया है, बना दिया गया है कि तुम कुम्हार हो तो तुम सिर्फ मिट्टी का काम करने का तुम्हारा वो है, तुम कानून नहीं की बात बोल सकते हो, तुम जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा सकते हो। ये सोच जो है उन्होंने स्थापित करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि देश जो है संविधान से नहीं चले, ये देश जो है मनुस्मृति से चले। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये बात आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों तो कहना चाहते हैं कि धर्म जो है राजनीति का पर्याय नहीं हो सकता है। धर्म जो है अलग मैटर है, राजनीति अलग प्रश्न है। तो धर्म को राजनीति से जोड़ना जो है एकदम गलत होगा। धर्म के नाम पर राजनीति करना भी गलत होगा। इसीलिए धार्मिक आस्था जो है व्यक्तिगत आस्था है, राजनीतिक जो है सामाजिक आस्था है, सामाजिक चीज है। तो इसको एक साथ घालमेल नहीं करना चाहिए। और ऐसे विचारधारा के लोगों को का जगह जो है हिंदुस्तान में भाषण देने का नहीं, उनको जेल के शिक्षों में बंद करने का होना चाहिए। इसीलिए हमारे न्याय योद्धा और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को यदि दूसरे देश में होता तो वो जेल में होता, इस बयान के आधार पे। और ये बात उन्होंने एकदम सही कहा कि ये देश जो है धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, ये देश जो है संविधान से चलता है। सर एक पॉइंट और मैं इसमें आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि मनुस्मृति में मुझे जहां तक याद आ पा रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के भी पिछड़ने का सबसे बड़ा रीजन एक मनुस्मृति है, जो कि एक टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनली चला करता था हमारे धर्म के अंदर, हमारे देश के अंदर में। तो क्या इसमें मनुस्मृति किस तरीके से महिलाओं को पिछड़ने के लिए पीछे किया गया है शुरू से लेकर के अभी तक, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं सर। ताकि क्योंकि महिलाएं भी बहुत हद तक मैं देख पाता हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर जो भी चीजें नियम कानून है उस तरीके से हमारे धर्म से चलना चाहिए पूरा देश, महिलाएं भी एक्टिव रहती है। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत साफ है कि वो उसको जो है कमजोर जो है ताकत के रूप में मान लिया गया है। और चूंकि महिलाओं के बीच में अशिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षा का बहुत अभाव है, अशिक्षित संख्या बहुत है, तो उनके सामने जो है इस तरीके के कर्मकांड को जो है बता करके, प्रचार करके, अभी देखिएगा कि आप गांव-गांव में जो है शिव चर्चा चल रहा है जी, बड़े पैमाने पे चल रहा है, उसमें महिलाओं की भयंकर भागीदारी हो रही है। तो ये बेसिकली आरएसएस का परोसा हुआ कहिए कि खाना है लोगों को, कि मानसिक रूप से कैसे आप वो रहोगे। इसलिए जरूरी है कि आपको वैज्ञानिक जो सोच है, वैज्ञानिक जो शक्ति है जी, वो उसका भी हमको उसके खिलाफ में बरखिलाफ में प्रचार में जाना पड़ेगा। और तभी जो है ये इस तरीक़ा के जो है चीज़ें जो है पीछे हटेंगी। बहुत सारी महिलाएं जो है आप चांद पे जा रही हैं, बहुत सारे कंपनी के सीईओ बन रही हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड है। एक्सेसिबिलिटी सबके लिए नहीं है, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है इस देश में, सबको एक्सेस नहीं है। शिक्षा ही जैसे गांव की लड़कियां जो है 10वीं के बाद जो है कोई नहीं चाहता है कि हम बच्ची को पढ़ने के लिए भेजें, हैं, क्योंकि उनके ऊपर सिक्योरिटी का खतरा दिखता है जी, हैं। तो एक ऐसा समाज बनाया गया है
कि महिला का मतलब एक संपत्ति है ये, और ये मनुस्मृति का जो है अवधारणा है कि महिला मतलब कि चार दीवारी के अंदर रहने वाली चीज है, वस्तु है जिसका उपयोग और उपभोग किया जाता है। महिला एक इंसान है और इंसानी एक दृष्टि से महिला को दिखाई नहीं जाता इस समाज में। तो ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी लोग, ये सोच लेके चलते हैं। इसीलिए फुल बहुमत में भी ये सरकार है, महिला आरक्षण का बिल आज तक नहीं लागू हो पाया इस देश में। महिलाओं को आरक्षण मिले, राजनीति में उनकी भागीदारी हो, नहीं उन्होंने दिया। तो उसका ये दिखता है कि वो चाहते नहीं है कि समान रूप से महिलाओं का भी जो है विकास होना चाहिए। इसीलिए आप ये जानिए, जो मैं समझ पा रहा हूं कि महिला को एक दोयम दर्जे के, जिस तरीके से गरीब होने के नाते दोयम दर्जे की नागरिकता के रूप में देखा जाता है, उसी तरीके से महिला को भी एक दोयम दर्जे के नागरिकता के रूप में यहाँ पर पहचान किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो राजनीति करने के लिए, एजुकेशन के लिए, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए उनकी वो नहीं है। उनका काम है चौका बर्तन करना, बाल बच्चे को पालना, बच्चे पैदा करना, और उतना ही तक उनका जो है ड्यूटी है, वो हमारे बराबर नहीं हो सकती है। ये मनुवादी मानसिकता है, ये सोच है कि वो हमारे बराबर नहीं हो सकती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि उनके अधिकार की जो बात, महिलाओं का जो संघर्ष है कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमको रिजर्वेशन, हम भी चाहते हैं राजनीति करना, हम भी चाहते हैं नौकरी करना, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसके और दिया क्या जा रहा है कि शिव चर्चा करिए, शिव जी की चर्चा करिए। तो ये कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी हमको महिला और पुरुष को बांटने का काम कर रहा है, जबकि वैज्ञानिक जो सोच है वो सबको इक्वल वो देता है। डेवलप कंट्री में आप जाइए, महिला और पुरुष दोनों इक्वल है, सबके रोजगार का अवसर इक्वल है, सबको जो है समान वो मिल रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ये देश जो है हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो, और हिंदू राष्ट्र का जो अवधारणा है वो मनुस्मृति का पे चले। तो ये बड़ा प्रश्न है कि जब तक ये मनुवादी ताकतें जो है इस देश में रहेंगी, जब तक उनको बाहर नहीं किया जाएगा राज सत्ता से, तब तक जो है महिलाओं की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और लड़ने के लिए ये महिलाओं को इस बात के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करूंगा कि आप पढ़ लिख रहे हो, आप जो है चांद पे जा रहे हो, आप उस आदर्श को देखो। ये शिव चर्चा आदर्श नहीं हो सकता है महिलाओं के लिए। महिलाओं का आदर्श डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है। आप अपने आप को विकास के आप धुरी मानिए। आप ये मत मानिए कि हमारा रोल जो है शिव चर्चा करके अपना जीवन को समाप्त कर लेना हमारा मूल उद्देश्य होना है। ये मैं आप और ऐसे ही खान सर जो हमारे पटना के काफी प्रसिद्ध, पूरे देश भर के प्रसिद्ध शिक्षक ने भी बताया था सर इस बारे में कि आजकल के स्त्रियों को लेकर के कि उन्हें अगर पूछा जाए कि साल भर में कितने त्योहार होते हैं, उनको डेट के साथ याद होगा, मगर संविधान में उनके सुरक्षा के लिए कितनी ये आर्टिकल्स हैं वो शायद ही वो बता पाए। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। सही बात। और रिजर्वेशन के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं सर। हमारा जो NSSO का जो सर्वे था 2006 का, उसके हिसाब से पूरे देश भर में ओबीसी की पूरी पॉपुलेशन में, पूरे देश के पूरी पॉपुलेशन में से 41% ओबीसी की जो है भागीदारी रही है। तो रिजर्वेशन जो है सर वो हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या पूरी तरह से फुलफिल हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, और अगर हो पा रही है तो वो कितना जरूरी है हम उस ओबीसी कैटेगरी को आगे डेवलप करने के लिए? नहीं, देखिए रिजर्वेशन का सवाल एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। और रिजर्वेशन जो है, जो आज है भारत में, वो गैर कहिए कि तार्किक वाली बात। इसीलिए हमारे जो नेता हैं, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी सीधा बोलते हैं कि जो बैरियर आपने बना रखा है, इसको तोड़ने की जरूरत है, इसको तोड़ना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है।
अलग राज्यों में अलग डेटा है। बिहार सरकार ने भी जब जाति जनगणना 2023 में कराया जी तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया 65% का, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सरकार यदि मानसिक रूप से जो है तैयार होती कि हमको इसको लागू करवाना है, दृढ़ होती, तो उसको नवीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र को भेजती। लेकिन हमारी सरकार जो है नहीं चाही कि 65% आरक्षण जो है जो जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए लागू हो। तो वो सरकार हमारी चली गई अपील में, और उसका जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अपील में जाने से केस चल रहा है और वैकेंसियां जो है सीटें फुल की जा रही है। उससे लेकर अभी तक जो केस हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक करीब 6 लाख जो है नौकरियां जो है भर्ती हुई, और उसमें जो है अति पिछड़ा आरक्षण जो है लागू नहीं हुआ। तो करीब करीब 2 लाख हमारी नौकरी हमारे से छीन लिया इस सरकार ने। ये सच्चाई है ये बिहार का। तो बस ये मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आरक्षण के अलग अलग सरकार के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मतलब है। ठीक है, इंक्लूसिव जो है देश स्तर पे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तर्क जो है सिर्फ राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो रख रहे हैं, और उसी माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। ये सरकार को बदलना, वापस करना है, इसको सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे साथ इनजस्टिस होता रहेगा और हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। हमें जो है संख्या हमारे होते हुए भी हम जो है अपने हक नहीं पा पाएंगे इस देश में। और हक यदि हमको पाना है तो हमारे नेता जो पक्ष रख रहे हैं कि इस देश में जनगणना हो पहले, और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी को गारंटी की जाए। क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो राज्य में है तेलंगाना में, जो उसने किया है उस तरीके से पूरे देश में हम चाहते हैं कि स्थापित हो, और यही रास्ता है, माध्यम है। अदरवाइज हम आरक्षण के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। न्याय करना है तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को हक मिल पाए इस देश में। तो ये सवाल है, ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बस इतना ही मुझे इस बताना। मतलब मैं ओवरऑल ये मान के चलूं कि जिस तरीके से आज अन्याय हो रहे हैं हमारे बिहार के अंदर खास तौर पे, वो सारी चीजें अगर कांग्रेस के सत्ते में आए तो फिर वो सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा, और उम्मीद है कि आगे उन सब चीजों को दोबारा दोहराया ना जा पाए। ठीक बात। जी सर। तो वैसे तो आपने मेरे हर सवाल का, मेरे तो 6-7 सवाल थे, आपने इस अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि मुझे आगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब। और एक मैं छोटा सा मैटर, अभी लोग ऐसा धारणा बनाते हैं हमारे देश के अंदर में, खासकर हमारे जनरेशन के लोग ज्यादा ये सब चीजों को कह सकते हैं आपके फॉरवर्डेड मैसेज देख करके या फिर कहीं सुनी बातों को मान करके वो कहते हैं कि देश के आजादी के वक्त में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते तो हमारा देश का विकास आज कुछ अलग होता, कुछ अलग डेवलपमेंट देखी जाती। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ खास डेवलपमेंट की नहीं, इस तरीके की धारणाएं मैं देखता हूं सर। तो इसके बारे में 2 लाइन अगर आप थोड़ा बताएं तो। नहीं, देखिए, मुझे भूत पे हमको बात नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हो चुकी है, जी जी अब उस समय की क्या परिस्थिति थी, जी कैसे चीजें देखी गई, क्या था। लेकिन जो नेहरू जी का बारे में जो जानता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, चाहे जितना आरएसएस के लोग जो है नेहरू जी के गाली देते हैं जी कि कोई भी देश की समस्या है तो उसके जिम्मेदार जो है नेहरू जी हैं। नेहरू जी के जो आइडिया है, मुझे लगता है कि उससे बढ़िया आइडिया, इंक्लूसिव आइडिया शायद कोई दूसरा देख नहीं पाता। इसीलिए नेहरूवियन जो मॉडल है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का, वो पूरी दुनिया उससे सीखती है, पूरे दुनिया में वो जाना जाता है वो मॉडल को, क्योंकि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। और इसीलिए जो है जब देश हमारा अंग्रेजों के
गुलामी से मुक्त हुआ, तो उस समय हमारे सामने, उसी समय हमारा देश बँटा भी है। उस समय देश को खड़ा कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे लगता है कि जो नेहरू जी ने जो ड्रीम देखा, सोवियत यूनियन के साथ संघवाद जो बनाया उन्होंने, और संघीय सोच जो है उसने उन्होंने जो स्थापित किया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के जो है उन्होंने जो काम किया, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता था। उनके जो ड्रीम था हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान को लेकर, उन्होंने लिखा भी है अपने स्मरण में, हमको उसको पढ़ना चाहिए सब लोगों को। और वो बहुत अपीलिंग है और देश के एक आईना दिखाता है। और उससे बेहतर कुछ मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है। सरदार जी पटेल जी का एक अपना होगा, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन जो नेहरू जी को जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ और पढ़ पाया हूँ, वो एक मॉडल जो है सबसे दुनिया के उन्नत मॉडलों में से माना जाता है। और उससे पूरी दुनिया के लोग सीखते हैं। सही बात है सर। मैं तो खुद इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ उस बारे में, लेकिन होता है लोगों को जब तक वो खुद से शिक्षित नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, उनको नहीं मालूम चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और जाते-जाते मैं सर चाहूँगा कि आप हमारे जो चैनल से युवाओं का जो है ना जुड़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को कुछ मैसेज ज़रूर दे के जाएँ। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आज की तारीख में जी। कि बिहार जो है परिवर्तन की राह देख रहा है। और युवा जो है, शक्ति जो है, सबसे अहम भूमिका परिवर्तन की लड़ाई के हैं। उनको जो है इस मुहिम के साथ में, जो परिवर्तन की मुहिम है, जो बिहार में चल रही है, चूँकि एक थकी-थकाई सरकार, कहिए कि दिवालियेपन की सरकार हो गई है, दिवालिया हो गया वो सरकार। वैसे जो सरकार है, जो गढ़ जमाया हुआ है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और विकास और प्रगति के रास्ते पे जो सोच है, जीवन को रास्ता दिखाता है, उसके लिए हमको युवाओं को काम करना चाहिए। और आज उसके आईना जो है और उसके मार्गदर्शक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जिनको हम लोग न्याय योद्धा कहते हैं, उनके रास्ते पे काम हमको करना चाहिए और उस पे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने आप को युवा जस्टिस पा पाएगा, हक पा पाएगा। नहीं तो फिर हम ठगे जाएँगे। और जिस तरीके से हम 20 सालों से ठगे जा रहे हैं कि हमको बड़े पैमाने पे, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, चाहे वो बेहतर शिक्षा के लिए हो, हमको पलायन होते रहना पड़ा है। आगे भी हम यदि नहीं समझ पाएँ, नहीं हम बदल पाए ये व्यवस्था को, तो हमको पलायन की ओर जो है कोई नहीं रोक पाएगा। और हम दोयम दर्जे के ज़िंदगी को नहीं संरक्षित कर पाएँगे। इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे सरकार आए जो परिवर्तन की सरकार हो, और वो आपके लिए तमाम तरह की सुविधाओं को स्थापित करे, और आप शासन में के हिस्सेदार बनिए, भागीदार बनिए। तब जा कर के हम अपने लिए यहाँ पे व्यवस्था हम लोग स्थापित कर पाएँगे। और वो अदम्य इच्छा हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी में है। ये मनुवादी और तानाशाही सरकार ये नहीं कर पाई, जो कि 20 साल से हम देख रहे हैं। उस सरकार के डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, लेकिन विकास जो है, सड़क बना देना विकास नहीं होता है। यहाँ पे बाकी सुविधाओं के लिए खासतौर पर नौजवान आज भी जो है बीपीएससी करने के लिए, यूपीएससी करने के लिए उसको बाहर जाकर के जाना पड़ता है। जी। नौकरी करने के लिए, बेहतर संस्थान में नौकरी करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस मुहिम के साथ में, इस आह्वान के साथ में हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के साथ होना हो, और ये परिवर्तन की जो मुहिम है वो परिवर्तन के वाहक बने, अगुवाई करें। निश्चित रूप से भविष्य जो है हमारा बदलेगा। शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ आए और हमें समय दिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
और मैं ऐसे ही आपको बिहार के ग्राउंड हीरोज़ को मिलवाते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए, इनकी बातों से अगर आप अवेयर हुए हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।